नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से ये पद हम पढ़ रहे हैं। सरदा सर्ग से हम पद पढ़ रहे हैं, तो आज के पद हम देखते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए थर्ड ईयर में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम जो है पद पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का ये 7वां पद है प्यारे विद्यार्थियों, और ये 8वां पद है। तो पहला पद देखते हैं कि उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मदबरी जैसे उठे सलज भोर की तारक दुती की गोद, कान कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा कामन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से अवतरित है। और इस पद में जो मैंने पहले बताया है आपको प्रसंग में लिख देना कि इसमें जब मनु है एकांकी जीवन यापन कर रहे हैं, पर जल प्रलय के बाद में जब मनु एकांकी जीवन जी रहे हैं और उसी समय जब सरदा उनसे उनका परिचय पूछती है, तब सरदा को देख करके और उनके मधुर वचनों को सुन करके जो मनु है वो उनके प्रति जो है सम्मोहित हो जाते हैं। और उस समय मनु है जो सरदा का रूप सौंदर्य है उनके बारे में जो मनोदशा है उनकी क्या होती है वो इस पद में बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं अब इसका अर्थ हम जो है। उषा की पहली लेखा कांत, उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल, प्रातःकाल का जो समय हो गया वो उषा काल हो गया। ठीक है, तो उषा की पहली जो लेखा माने लकीर कह सकते हैं यहाँ पर, आभा जो आभा या किरण है, कांत का अर्थ हो गया सुंदर, माधुरी माने मधुरता, मधुर ओस से भरी हुई, यहाँ पर इसका अर्थ होगा मधुर ओस से भरी, भीगी हुई, भीगी भर मोद, मोद में प्रसन्न खुश आनंद, मद भरी मन मद से भरी हुई, नशे में चूर जैसे उठे सलज मन लज्जा पूर्वक, लज्जा पूर्वक, और भोर मने प्रातःकाल, प्रातःकाल की तारक दुती मने तारों की चमक, या इसको यूं कह सकते हैं चमचमाते तारे, तारे की गोद में, कुसुम कानन का अर्थ हो गया कुसुम ने फूल और फूलों का, पुष्प वन क्षेत्र, पुष्प वन, कानन मन वन, अंचल मन क्षेत्र या भाग। ठीक है, पुष्प वन क्षेत्र, मंद मन मंद धीमे, पवन मन वायु है, मंद वायु प्रेरित कर रही है, सौरभ साकार मन सुगंध को, साकार रूप साक्षात रूप है, साकार रूप, रचित मन रचना, परमाणु का अर्थ यहाँ पर लघुतम है, छोटा रूप, छोटे से छोटा रूप, पराग पुष्पों की गंध, पुष्पों के पराग कण जो है
वो इसका हो गया शरीर। खड़ा ओ ले मधु का आधार, मधु का अर्थ हो गया वसंत ऋतु, ठीक है, वसंत ऋतु के लिए अर्थ वसंत का आ गया। और पड़ती हो उस पर शुभ्र, शुभ्र माने सफ़ेद, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है, सफ़ेद उज्ज्वल। नवल माने नए, ठीक है। मधु माने बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु की। राग का मन रात्रि, बसंत ऋतु की रात्रि हो गया, ये इसका अर्थ है, बसंत ऋतु की रात्रि। और मधुरा का मन की शाद मन इच्छा, कामना, कामना, इच्छा। हंसी का मंद मद विहल, व्याकुल करने वाला, प्रसन्न करने वाला, ठीक है ना। प्रतिबिंब है, मधुरिमा खेला, मधुरिमा मन माधुर्य जो है वो खेला, क्रीड़ा कर रहा है। सदृश्य मन समान या जैसे। अबाध का मन बिना बाधा या निरंतर, बिना बाधा या इसको दूसरे शब्दों में निरंतर कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं। तो जैसे ही मनु ने सरदा को देखा और सरदा से वार्तालाप किया तो मनु के मन में सरदा के प्रति जो सम्मोहन का भाव आ गया, ठीक है। और सरदा के रूप सौंदर्य को पर वो मुग्ध हो गए। सरदा के रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है और मनु उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के ये बात कहते हैं कि जब जैसे इस समय सरदा को देखा तो वह इस प्रकार से लगी जैसे उषा की पहली लेखा कांत, यानी उषा की पहली जो किरण या आभा से युक्त सुंदर किरण या आभा से जो है आभा है या सुंदर किरण है, ठीक है ना। सरदा के रूप सौंदर्य को देख करके मनु को ऐसा लगा कि मनु को ऐसा लगा कि सरदा है वो उषा यानी प्रातः काल के उषा के समय की पहली जो सुंदर किरण है, जो किरण के समान लग रही थी। माधुरी से भीगी बरमोद, और वह इतनी जो ओस मधुर ओस से भीगी हुई वह बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। कौन? सरदा। जो ओस से मधुर ओस से माधुरी से भीगी भर मोद, यानी माधुरी का अर्थ यहाँ पर मधुर ओस से भरी हुई या भीगी हुई बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। मद भरी जैसे उठे सलज, और वह मद से भरी हुई बड़ी लज्जापूर्वक वो है लग रही थी। मद भरी जैसे उठे सलज, लज्जापूर्वक है वो अपने आप को वो महसूस कर रही थी और मद से भरी हुई थी, यानी उसमें स्त्री जो सुलभ जो लज्जा थी और साथ ही साथ वो मद से भरी हुई थी। और भोर की तारक धुती की गोद, उस समय जो सरदा है वो ऐसा लग रही थी जैसे कोई प्रातः काल जो के समय चमचमाते हुए तारों की जो चमक होती है उसके समान वो बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी, चमचमा रही थी। उनका जो रूप सौंदर्य था वो प्रातः काल के तारों के चमक के समान दिखाई दे रहा था। और कुसुम कानन अंचल में मंद, और उस समय सरदा है वो कोई पुष्प वन क्षेत्र है, जो फूलों का वन क्षेत्र है, उसमें जैसे कोई मंद मंद गति से हवा जो बह रही है, हवा की प्रेरणा से सुगंध है वो साकार रूप ले रही थी। ठीक उसी प्रकार से सरदा मनु के सामने प्रकट हुई। ठीक है, तो ये भाव इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, खड़ा ओ ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध। और उस समय वो मधु का वसंत ऋतु माधुर्यपूर्ण जो आधार है वो लेकर के खड़ी हो गई थी। कौन? सरदा की रचित परमाणु पराग शरीर, उस सरदा का जो शरीर था वो पुष्पों के लघुतम पराग कणों से जो उसका शरीर है वो रचित था, या रचना उसकी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि फूलों के पराग कणों से उसका शरीर है वो निर्मित किया गया हो। और ऐसी वो मधुरता का भाव लिए हुए, मधु का आधार लिए हुए वो समक्ष वो खड़ी हुई थी।
और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुर आका मन की शाद। और जब सरदा के शारीरिक सौंदर्य का अगर मन में भाव मनु के मन में आया तो ऐसा लगा कि उसके शरीर को देखकर, उसके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा लगा कि और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुर आका मन की शाद। उसके ऊपर सफ़ेद उज्ज्वल उसका मुखमंडल है, उसके ऊपर जैसे कोई नई वसंत ऋतु की रात्रि की जो चमक है वो पड़ रही थी, जो कि सभी की मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। ठीक है, नवल मधुर आकाम, वसंत ऋतु के वासंतिक रात्रि की जो उज्ज्वल चमक है, शुभ्र चमक है उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी के मन की साध यानी कामना या इच्छा को पूर्ण करने वाली थी। हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, और जब वो हंसती थी तो उस समय उसका हंसने के उस अनूठे ढंग में एक मद विहल यानी मद से भरी हुई प्रसन्नता, विहलता का प्रतिबिंब वो लग रही थी। जैसे कोई बसंत ऋतु की रात्रि वो हंस रही हो, ठीक उसी प्रकार से उसका हंसना बसंत ऋतु की रात्रि के समान मद से विहल करने वाला प्रतिबिंब लग रहा था। मधुरिमा खेला सदृश आबाद, और उस समय उसका हंसना इस प्रकार से लग रहा था जैसे कोई माधुर्य भाव से बसंत ऋतु की रात्रि है वो चांदनी रात्रि में क्रीड़ा कर रही हो, खेल के समान निरंतर आबाद यानी बिना किसी बाधा के निरंतर है वो माधुर्य भाव से क्रीड़ा वो कर रही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है इसमें इस भाव को आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें सरदा के सामने सारे जो प्रतिमान दिए जाते हैं सुंदरता के वो सब फीके पड़ रहे हैं। और इसमें कवि ने सरदा के रूपियों जो रूप यौवन का मादकता से मधुर आकर्षक वर्णन वो किया है। रूपक और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करें तो रूपक उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है कि सेल निर्जर न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक आह वैसा ही हूँ पाखंड। तो इसमें देखिए मनु है वो जब सरदा मनु से कुछ पूछती है तो उस समय मनु अपना परिचय दे रहा है। यहाँ पर मनु है वो अपना परिचय दे रहा है, किसको? सरदा को। तो देते हुए कह रहे हैं, कहा मनु ने सरदा से कहा कि मैं इस नभ आकाश और धरती के बीच में एक मेरा जो जीवन है वो रहस्य निरुपाय मैंने बिना उपाय का, बिना सहारे के, बिना उपाय बिना सहारे मनु ने सरदा से कहा प्यारे विद्यार्थियों कि मेरा जो जीवन है सरदा, मेरा जो जीवन है वो इस संसार में इस आकाश और धरती के बीच में बिना उपाय के रहस्य बना हुआ है। और मैं उसी प्रकार से मेरा जीवन है जैसे एक उल्का सा जलता, जैसे कोई तारा है वो टूट करके जलता है भ्रांत मन भटका हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कोई तारा अपने पथ से भटक जाता है और वो शून्य में आकाश में यूं ही घूमता है, ठीक उसी प्रकार शून्य में फिरता हूँ ऐसा है, असहाय होकर के, बेसहारा होकर के, जैसे तारा है कोई जो अपने पथ से भटक जाता है और वो आकाश में, शून्य में, अंतरिक्ष में यूं ही घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जो जीवन है उसी उल्का के समान है जो भटका हुआ है अपने पथ से। ठीक मैं भी अपने जीवन से भटका हुआ असहाय बेसहारा नजर आता हूँ। आगे देखिए, सेल निर्जर न बना हतभाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड, बर्फ का जो टुकड़ा है। इसमें एक नई उपमा और दी है, बर्फ का टुकड़ा। आगे सरदा से कह रहे हैं मनु कि हे मनु सरदा कि जिस प्रकार से सेल का अर्थ है यहाँ पर पर्वत और निर्जर का अर्थ होता है झरना, तो न मन नहीं, हतभाग्य मन अभागा। जिस प्रकार से एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो किसी पर्वत या जो पर्वत से हिमखंड है जो कि बर्फ़ का पहाड़ है, उस बर्फ़ के पहाड़ से कोई बर्फ़ का टुकड़ा है वो अलग होकर के और गल नहीं पाया और वह गल करके झरने का रूप है वो नहीं बन सका। अगर कोई अभागा बर्फ़ का टुकड़ा है और वह दौड़ करके मिला न जल निधि अंक में यानी गोद में, किसकी? समुद्र की गोद में जो नहीं मिल सका, ऐसा ही मैं मेरा जीवन है पाखंड यानी उसी बर्फ़ के टुकड़े के समान मेरा जीवन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जो भाव आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ये कहना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि जो एक उपमा दी है इसमें, एक तो वो तारा की उपमा दे दी, दूसरी है जिस प्रकार से बर्फ़ का उस अभागे टुकड़े की तरह मेरा जीवन है।
जो कि पिघल करके पर्वतीय झरने के रूप में, पर्वत का जो झरने का रूप है वो नहीं लेता। कोई बर्फ का टुकड़ा है वो पिघल करके झरने का रूप है वो नहीं लेता, और न वो दौड़ करके समुद्र में जा कर के मिलता है। यानी वह एक ऐसा अभागा बर्फ का टुकड़ा है जो कि न तो झरने का रूप ले सका और न पिघल करके समुद्र का अंदर है वो मिल सका। उसी प्रकार से मेरा जो जीवन है उसी बर्फ के टुकड़े की भांति ऐसा ही है, बेसहारा है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी ये भाव समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से मेरा जीवन भी क्या है, बर्फ के टुकड़े के समान असफल हो गया है। जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा सागर में गल करके सागर में नहीं मिलता, और ऐसी प्रकार से वो अपने आप उसका जो जीवन है वो असफल हो जाता है, क्योंकि उसका जो निर्माण था उस बर्फ के टुकड़े का, उस निर्माण के पीछे उसका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी जीवन है वो असफल है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे बर्फ के टुकड़े को पता नहीं है कहाँ जाना, न वो झरना बन सका न समुद्र में मिल सका, इसी प्रकार से निरुद्देश्य उसका जीवन है हो चुका है, अपने आप को जीवन को असफल मान रहा है। ठीक उसी प्रकार से मनु है, श्रद्धा से कहते हैं मैं भी मेरे जीवन को निरुद्देश्य और बेसहारा ऐसा है वो मान रहा हूँ, और इसी प्रकार से संसार में भटक रहा हूँ। तो ये भाव इसमें प्रकट हुआ है, इसीलिए अपने आप को दुख प्रकट कर रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मनु को अपने जीवन है, मनु को अपना जो जीवन है वो उसी बर्फ के टुकड़े यानी पाखंड के समान है वो नजर आता है। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, मनु ने अपने जीवन को पाखंड बताया है, बर्फ के टुकड़े की भांति, क्योंकि जल प्रलय के बाद में प्यारे विद्यार्थियों वो एकांकी जीवन जी रहा है मनु, तो निराशा और ऐसा ही अपने आप को महसूस कर रहा है। तो ये भाव इसमें बताया कि अपने आप को पाखंड है वो महसूस कर रहा है, और निराशा ने उसको घेर लिया है, अपना जीवन उसको लक्ष्यहीन नजर आ रहा है। इस प्रकार से मनु को एक तरह से आत्मग्लानि हो रही है। मूल भाव यही है प्यारे विद्यार्थियों कि मनु अपने आप के अपने जीवन है लक्ष्यहीन मान रहा है, बेसहारा मान रहा है, उद्देश्यहीन मान रहा है, और इस जीवन में वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इस प्रकार से अपने आप को निराशा से भर गया है उसका जीवन। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख सकते हो कि निर्लक्ष्य जो जीवन है उसके लिए यहाँ पर क्या क्या उपमा दी है। एक तो उल्का यहाँ पर उपमा दी है, उल्का के समान एक जो भटका हुआ तारा है वो जैसे भटकता रहता है शून्य में, अंतरिक्ष में। एक उपमा दी है बर्फ के टुकड़े से, जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघल करके न तो झरने का रूप ले सका और न बर्फ में समुद्र में जा करके मिल सका। तो इस प्रकार से नई उपमा यहाँ पर दी है, एक आदि उपमानों का प्रयोग किया है। इसीलिए यहाँ पर अलंकारों की बात करें तो नई उपमा दी है तो उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तत्सम तद्भाव शब्दावली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में दोनों पद आ गए होंगे। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के नए जो पद है वो लेकर के। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, हिंदी को पढ़ते रहो। जय भारत, जय हिंदी।